हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज एवं जनरल स्टडी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। यह प्रैक्टिस सेट की प्रश्न पत्र श्रृंखला 6 है। इसमें आपको डेली बेसिस पे 25 प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती है, जो मुख्यतः हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएबल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री होते हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एवं वर्ल्ड ज्योग्राफी होते हैं। पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत एवं डी बसु में जितने भी टॉपिक दिए हैं सभी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। इकोनॉमिक्स होते हैं। मिसलिनियस में आपको स्पोर्ट, कल्चर, इन्वायरमेंट, हेरिटेज, इम्पोर्टेंट डेज, अवार्ड्स, गेम से संबंधित क्वेश्चन, सभी तरह के मिसलिनियस को ऐड किए गए हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी बिल्कुल उच्च स्तरीय टीम के द्वारा बिल्कुल अच्छे से उनकी मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, और ये ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपको यूजफुल होगा। ऑल ओवर इंडिया पीसीएस जस्ट लाइक जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी एवं ऑल ओवर इंडिया पीसीएस एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी एवं आरआरबी से संबंधित सभी एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जीडी से रिलेटेड सभी एग्जाम, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, आईबीपीएस, एलआईसी से संबंधित सभी एग्जाम, डिफेंस, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप, एयरफोर्स एफकैट, नेवी, एसएसआर एवं डिफेंस से संबंधित सभी एग्जाम में आपको ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। और ये ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो डायरेक्टली बेसिस में आपके एग्ज़ाम में हिट करेगी, क्योंकि ये काफ़ी उच्च स्तरीय टीम के द्वारा उनके फुल मार्गदर्शन में बनाए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? रामपाल जो कि पाल वंश का संस्थापक था, इसने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सोमपुरी, वल्लभी, जगदल, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जगदल विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना रामपाल ने की थी। दोस्तों, आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उसे बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सभी क्वेश्चन को डिफाइन करके उनके आंसर को बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आप उसे अपने नोटबुक में नोट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सभी अच्छे अच्छे प्रश्नों को अटैच करके पूरा सेट तैयार किया गया है। ये सब प्रश्न आप बार बार रिवाइज करेंगे, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और आप विश्वास कीजिए दोस्तों, अगर आप इस श्रृंखला को एकदम कंटिन्यूअस वे में लेकर चलते हैं तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पर आपको जीके जीएस का एक प्रश्न भी आपसे नहीं छूटेगा। आप ये चीज़ें विश्वास रखिए और आप कंटिन्यू इसे करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश की थी? लिच्छवी, कोलिये, सोलंकी, शाक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध की माँ महामाया ये कोलिये वंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के बारे में जैसा कि आपको पता है कि इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया का दर्जा एडविन ऑर्नाल्ड ने अपनी किताब ललित विस्तार में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बलबन, अल बरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अल बरूनी। अल बरूनी जो कि एक ट्रैवलर था और इसने भारत में रह के किताब अल हिंद की रचना की थी। मुख्य रूप से इसने भारत के यहाँ पे सामाजिक और यहाँ पर जो सांस्कृतिक स्थितियाँ उस समय चल रही थी उन सभी चीज़ों को दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उनकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दिया था? दिल्ली सल्तनत का कौन राजा था जिसने बिना अमीरों के उसकी इजाज़त के बिना दावत त्यौहार मनाने पर रोक लगा दिया था? आइए देखते हैं ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मुख्य रूप से ये अपने आप को सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था और ये दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा राजा हुआ जिसने किसी को भी, कोई भी अमीर हो गए, उलेमा वर्ग हो गए, इनको छूट नहीं दिया। उसके अलावा इसने खलीफा के नाम का खुतबा ना पढ़ के खुद के नाम का खुतबा पढ़ा एवं इसने ये चीज़ स्टेटमेंट दिया कि शरीयत वही है जो मैं कहूँ। शरीयत का मतलब उर्दू मुस्लिम्स कानून होते हैं। इसने ये चीज़ें बताया कि मैं जो बोल दूँ वही मेरे लिए या पूरे साम्राज्य के लिए कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? ऑप्शन ए है मीर कासिम, सद्दत अली खां द्वितीय, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम के द्वारा 1764 में मीर कासिम और अंग्रेजी के साइड से रॉबर्ट मुनरो था, इन दोनों के बीच 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। बक्सर का क्षेत्र आज बिहार में है। निम्नलिखित में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया था, इसे ही अगर हम देखें तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारदुंगला पर्वत दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, खारदुंगला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों, दर्रे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलती हैं, तो आप कृपया इसे अच्छे से याद करें। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें टोटल दर्रों को मैं एक साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? अगर ताप के अंतर की बात करें तो इसको किस कॉन्सेप्ट में दर्शाया जाता है? ऑप्शन है मानसून, जेट स्ट्रीम, चक्रवात, मरुस्थलीय तूफान। इसका जो राइट आंसर है वो है मानसून। ताप में मुख्य रूप से आंसर मानसून के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें आप ये चीज़ें देखते होंगे कि भारत में 15 जून के आसपास केरल के तट में मानसून आ जाता है, जिसमें कि तापमान में गिरावट आ जाती है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो मुख्य रूप से ताप के अंतर का कॉन्सेप्ट जो है वो मानसून के द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? भारत में जो मैप बनाए जाते हैं वो बनाने का कार्य किसका है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भारत में जो स्थलाकृति मैप है वो तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पिडमॉन्ट पठार का उदाहरण है? ऑप्शन ए तिब्बत पठार, बोलिवियन पठार, मालवा पठार, लद्दाख का पठार। इसमें से आपको जो पिडमॉन्ट प्लेट्यू है, पिडमॉन्ट पठार, उसका एक उदाहरण पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको पिडमॉन्ट पठार का यह एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए तिएरा देल फ्यूगो, आटकामा मरुस्थल, ब्राजील का मिनास गेरियस, पेरू का तटीय क्षेत्र।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक मुख्य रूप से पेरी के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से मिला के क्वेश्चन को सेट किया है और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से बनाइए। जिसका आंसर आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप उसे अपने नोटबुक में नोट कर ले। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं और आपके लिए अच्छे यूजफुल वीडियो लेकर आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप है सभी में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। नेक्स्ट, वन कटान के परिणाम क्या होते हैं? मृदापतन, भूमिगत जल का भंडारण, आकस्मिक बाढ़। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2। वन कटान अगर काफ़ी तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन होगा तो मृदा की अपरदन क्षमता जो है, सॉइल इरोजन, काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। साथ ही साथ भूमिगत जल का भी भंडारण में जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्षा जो है उसका रिसीवर होता है पेड़ पौधा। अब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वर्षा जो है वो समय पर बारिश और सुचारू ढंग से बारिश नहीं हो पाएगी। बादलों में जो पानी होगा वो मुख्यतः हमारे लिए एक डिजास्टर, आपदा के रूप में आएगी। कहीं बादलों का फटना, बाढ़ आना, ये सभी तरह की चीज़ें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? मुख्य रूप से अगर हम देखें तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में यह वर्णन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से राज्यसभा का सभापति होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमा प्रबंधन विभाग, बॉर्डर मैनेजमेंट जो विभाग है किस मंत्रालय के अंतर्गत का विभाग है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय। तो सीमा के प्रबंधन का जो विभाग होता है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती है कि सीमा के प्रबंधन को किस तरह किया जाए, वहाँ पर कितनी सिक्योरिटी इन सभी को बढ़ाया जाए, क्या वहाँ पर जवानों की नीड्स है उन सभी को फुलफिल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी बाड़मेर, डी कच्छ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र ये लद्दाख में है। लद्दाख जो कि अब जम्मू कश्मीर से अलग होके एक लद्दाख और एक जम्मू दो यूनियन टेरिटरी बन गया है। इसका वर्णन पहले अनुच्छेद 370 में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद और विधानसभा ये दो चीज़ें होती है। मुख्य रूप से आप जान ले कि विधान परिषद बनने के लिए किसी भी
राज्य में कम से कम जो उसकी विधानसभा सीट है वो 120 होनी चाहिए, क्योंकि विधान परिषद बनने के लिए 120 का 1/3 कम से कम अगर आपके पास 40 सीटें आ रही है तभी ये विधान परिषद बन सकता है। अभी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं हाल ही में उड़ीसा के लिए ये चीज़ें संशोधन संसद से पारित हुआ है। इन सभी में विधान परिषद बनाए गए हैं। मुख्य रूप से राज्य में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा होती है जिसे उच्च सदन कहा जाता है, उसी तरह राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है एवं विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है या जनता का सदन कहा जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद हुआ करता था, परंतु इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को, जिसके कारण वहां से विधानसभा और विधान परिषद को रद्द कर दिया गया। तो वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन सभी राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान एंड निकोबार आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजाति की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा के लिए है? मुख्य रूप से अंडमान एंड निकोबार या फिर जितने भी द्वीप समूह है वहाँ पर भी बहुत सारे जनजातीय समूह ट्राइब्स पाए जाते हैं। तो आदिवासी जनजाति संरक्षण संशोधन विधेयक अधिनियम जो 2012 में आया था, उसकी अनुच्छेद 240 के तहत यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी जनजाति के संरक्षण की बात की जा रही है? ऑप्शन है ओंगेस, सैम्पिन, सेंटलीज, जारवाज। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये जो चारों जनजाति है ये आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। बहुत बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ट्राइब्स जनजातियों से भी पूछ देता है कि ये जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो आप ये चीज़ें याद रखें कि ये चारों जनजाति अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, लेकिन जो संशोधन आया है अनुच्छेद 240 के तहत ये मुख्य रूप से जरवास जनजाति के संरक्षण के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले इसका नाम सिर्फ नरेगा हुआ करता था, परंतु 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। और NRLM जैसे कि प्रमुख योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं में से एक है कि वे मांग संचालित हैं एवं मांग संचालित योजना की सुविधाएं विशेषता क्या है? जैसा कि मनरेगा, NRLM ये सभी एक प्रकार की मांग संचालित योजना है। आपसे क्वेश्चन ये चीज़ें पूछ रहा है कि जितनी भी प्रकार की मांग संचालित योजनाएं होती है उनकी सुविधा एवं विशेषताएं क्या है? ऑप्शन ए है प्रक्रिया समाज के जमीनी स्तर से प्रेरित है, योजना अत्यधिक केंद्रीकृत है, कार्यान्वयन बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसका जो ऑप्शन है केवल 1, 2 एवं 3, 1 और 2 एवं डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका जो
राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। योजना अत्यधिक केंद्रीकृत है, साथ ही साथ कार्यान्वयन बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल कैश क्रॉप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय केसर मिशन ये एक उप योजना है जो कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? ऑप्शन ए बैंक रेट बढ़ना, रिजर्व अनुपात आवश्यक बढ़ाना, खुले बाजार में सुरक्षाएं खरीदना, क्रेडिट का राशनिंग। मुख्य रूप से दोस्तों मुद्रास्फीति का मतलब यही है कि महंगाई का बढ़ जाना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन कर रहा है मुद्रास्फीति विरोधी उपाय इनमें से कौन से नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, खुले बाजार में सुरक्षाएं खरीदना, ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन, जिसमें मुख्य रूप से सरकार अपने बॉन्ड्स, सिक्योरिटी इन सभी को खुले बाजार में बेचकर पैसे की तरलता को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? अगर हम अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसके लिए सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? CBED, CBDT, CBEC, CBIT। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, CBEC। भारत में अगर अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस वैसे प्रकार के टैक्सेस होते हैं जो कि जितने भी गुड्स एंड सर्विस है उन सभी में ऐड कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक 5 रुपये का पेन खरीद रहे हैं तो हम उसके लिए भी टैक्स पे कर रहे हैं और ये टैक्स हमें बिना बताए हुए ऑलरेडी सामान में ऐड कर दिया जाता है और ले लिया जाता है। जबकि डायरेक्ट टैक्स उस प्रकार के टैक्स हो गए हैं जो कि इसका भार करदाता पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जैसा कि इनकम टैक्स। आपने जितना भी इनकम किया उसका एक कुछ परसेंटेज आपको सरकार को टैक्स के रूप में पे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? इसमें से कौन सा डेटा है जो हर मंथ इसे प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए WPI, CPI, IIP, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और IIP ये सभी ऐसी डाटा है जो मुख्य रूप से आपको प्रत्येक माह जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? सचिन तेंदुलकर, जिनको मास्टर ब्लास्टर या फादर ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपना 100वां शतक कौन से देश के खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1963, 1966, 1969, 1970। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1969। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक विख्यात पुरस्कार है और ये फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को मिलता है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 24 मार्च, 23 अप्रैल,
24 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आपके 25 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी, मिसलिनियस, हेरिटेज, कला, संस्कृति, दिवस, स्पोर्ट्स डेज, इन सभी से जोड़कर प्रश्नों को आपको कराया। ये काफ़ी उच्च स्तरीय प्रश्न थे जो डायरेक्टली बेसिस पे आपको रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, कैट, मैट, जेट एवं ऑल ओवर इंडिया पीसीएस के लिए यूजफुल होंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं, आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो आपकी डिमांड पे लाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फैक्ट्री। करो तैयारी जीत की।